दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओशो के नाम से हम सभी परिचित हैं। इनका मूल नाम रजनीश है। इन्हें भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से भी जाना जाता है। रजनीश भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता थे। वह रहस्यमय गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त थे। वे धार्मिक रूढ़ियों के आलोचक और मानव कामुकता के प्रति खुला रवैया रखने के कारण भारत और पश्चिमी देशों में आलोचना के भी पात्र बने। लेकिन बाद में उनके विचारों को भारत और पश्चिमी सभ्यता दोनों ने स्वीकार किया। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से उनके पूरे जीवन को समझने का प्रयास करेंगे। हो सके तो पूरा वीडियो जरूर देखना, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली तहसील के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। अपने माता पिता की 11 संतानों में वे सबसे बड़े थे। उनके पिता का नाम बाबूलाल जैन था। वे कपड़ों के व्यापारी थे। माता का नाम सरस्वती जैन था। 7 वर्ष की उम्र तक वे अपने ननिहाल में रहे। यहाँ उनका विकास स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में रूढ़िवादी शिक्षाओं से दूर हुआ। बचपन से ही वे गंभीर और सरल स्वभाव के थे। विद्यार्थी जीवन में रजनीश बगावती सोच रखते थे। उन्हें परंपरागत तरीके अच्छे नहीं लगते थे। किशोरावस्था तक आते आते रजनीश नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं था। विद्यार्थी जीवन से ही ओशो कुशल वक्ता और तर्कवादी थे। कुछ समय के लिए वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्प्स ऑफ माय गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है कि उन्हें बचपन से ही दर्शन में रुचि हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि ओशो शब्द कवि विलियम जेम्स की कविता ओशनिक एक्सपीरियंस के शब्द ओशनिक से लिया गया है। इसका का अर्थ है सागर में विलीन हो जाना। ओशो ने 1956 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया था। फिर 1957 में वह दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर रायपुर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। लेकिन गैर परंपरागत सोच और जीवन यापन के उनके तरीकों को युवा छात्रों के लिए घातक मानते हुए कुलपति ने उनका ट्रांसफर जबलपुर विश्वविद्यालय में करा दिया था। तब से लेकर 1966 तक जबलपुर विश्वविद्यालय में वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। इस दौरान उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। वह लोगों को अपना खुद का दर्शन समझाने लगे थे। वह 10-10 दिन का ध्यान शिविर भी आयोजित करते थे। जल्दी ही उन्हें आम समाज में आचार्य रजनीश के तौर पर पहचाना जाने लगा। तब उन्होंने 1966 में नौकरी छोड़कर उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। वह 20 से 50 हजार लोगों को एक साथ संबोधित करते थे। बड़े शहरों में उन्हें सुनने के लिए बड़ी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होती थी। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद साल 1970 में वे कुछ समय के लिए मुंबई रुके और अपने अनुयायियों को नव संन्यास की शिक्षा दी और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की तरह कार्य प्रारंभ किया। यहीं से एक महिला लक्ष्मी कुर्वा मिली, जो बाद में मां योगा लक्ष्मी बन गई थी। वही रजनीश की सचिव बन गई और मुंबई में स्थापित होने के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साल 1974 में रजनीश पुणे आ गए और यहाँ उन्होंने कोरेगाम पार्क इलाके में भव्य आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके अनुयायियों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। इस आश्रम को आज ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बाद राजनीतिक प्रभाव पड़ना लाजमी है। तत्कालीन जनता पार्टी के साथ मतभेदों और शारीरिक अस्वस्थता के चलते ओशो 1980 में अमेरिका चले गए।
स्वस्थ होने के बाद 1981 में वहां उन्होंने ओरेगॉन संयुक्त राज्य की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की, जो 64,000 एकड़ में फैला था। यह भूमि $60 लाख में खरीदी गई थी। यहाँ रजनीश मंदिर का शानदार सभागृह बनाया गया था, जिसमें 25,000 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था थी। इसके अलावा रजनीशपुरम में सुख सुविधाओं से लैस होटल, जैन उद्यान, अपनी पुलिस, अपना न्यायालय और अपना अस्पताल भी था। यहाँ शॉपिंग मॉल और हवाई अड्डा भी बनाया गया था। यहाँ उनके अनुयायी खेती भी करते थे। इस बंजर जगह को उनके अनुयायियों ने एक पूरे सुख सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील कर दिया था। यहाँ करीब 7,000 लोग रह रहे थे। उनके शिष्यों ने इस आश्रम को रजनीशपुरम नाम से शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा था, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनके शिष्यों में विदेशी और भारतीय धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग भी शामिल थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ओशो का दर्शन पारंपरिक भारतीय विचारधारा से दूर भोग और ऐश्वर्य का जीवन जीने का उपदेश देता था। इसलिए उनके अनुयायियों में विदेशी धनी और ग्लैमरस जीवन जीने वाले लोग शामिल थे। रजनीश के ऐसे समर्थकों ने उन्हें महंगे तोहफे चढ़ावे के तौर पर दिए थे। उनके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक कही जाने वाली रॉल्स रॉयस की संख्या भी 90 से अधिक थी। हालांकि वे ज्यादातर किसी एक कार में ही सफर किया करते थे। जब वह कार से सफर कर रहे होते तो उनके पीछे पूरी लंबी पंक्ति में बाकी की रॉल्स रॉयस कारें चल रही होती थीं। रजनीश को इस पर खासा गर्व था। वे कहते थे कि उनके भक्त चाहते हैं कि उनके पास 365 रॉल्स रॉयस कारें हों और वह हर दिन अलग अलग कार में बैठे। इससे उनके भक्तों को सुख मिलता है और वह उनका सुख नहीं छीनना चाहते। वे महंगी घड़ियों, डिजाइनर कपड़ों, लग्जरी लाइफ और रॉल्स रॉयस कारों की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहते थे। उस समय के सुपरस्टार विनोद खन्ना और परवीन बाबी उनके भक्तों में से एक थे। सुपरस्टार विनोद खन्ना ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 4 साल सन्यासी बन उनके ओरेगॉन स्थित आश्रम में माली का कार्य करते हुए और लोगों के जूठे बर्तन धोते हुए बिताया था। रजनीशपुरम जो किसी विकसित शहर की तरह था। यहाँ रह रहे 7,000 लोगों में ज्यादातर कॉलेज के छात्र थे। वे इस आश्रम में मिली दैहिक स्वतंत्रता के कारण उनके अनुयायी लगातार बढ़ते जा रहे थे। यहाँ सेक्स और नशे की स्वतंत्रता थी। किसी पर भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था। उनकी शिष्या रही ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक गैरेट के अनुसार वहाँ ख्वाबों का संसार था। वहाँ हंसी, आजादी, स्वार्थहीनता, सेक्सुअल आजादी, प्रेम और दूसरी तमाम चीजें थी। वहाँ शिष्यों से कहा जाता था कि वे अपने मन की करें, वह भी जो सामान्य समाज में वे नहीं कर सकते थे। ओशो ने कहानी, कविता और पत्रों के अलावा कभी कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने अपना सारा ज्ञान रिकॉर्ड करवाया था। जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, वह उनके रिकॉर्डिंग ऑडियो के आधार पर लिखी गई हैं। वे पारंपरिक संतों की तरह नहीं थे। वे धार्मिक कर्मकांड या व्रत पूजा नहीं करवाते थे, ना ही कोई चूर्ण बेचते थे। वे उन विषयों पर बोल रहे थे जिन पर पहले कभी किसी ने नहीं बोला था। वह सन्यासी उसे कहते थे जो धर्म और धार्मिक भावनाओं से ना जुड़ा हो। उनका कहना था कि धर्म मनुष्य के यौन भावनाओं के दमन की कोशिश करता है। यौन भावना पाप घिनौना कार्य नहीं है। ओशो के अनुसार इस संसार में मनुष्य को समाधि का पहला अनुभव सेक्स से ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में उनके आश्रम में सेक्स करने या ना करने की कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि जो नया सदस्य आता था उसका HIV टेस्ट अनिवार्य था। उनके शिष्य अपने पार्टनर अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते थे। संभोग से समाधि की ओर पुस्तक के पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच वे सेक्स गुरु के नाम से भी जाने लगे।
ओशो ने अपनी इस पुस्तक में सेक्स को एक अनिवार्य कृत्य बताया है। उनका मानना था कि मुक्ति की शुरुआत सेक्स से तृप्ति और उस तृष्णा को शांत करने के बाद ही शुरू होती है। रजनीश कहते थे कि जितना आतुरता के साथ तुम सेक्स में उतरोगे, उतनी जल्दी तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। रजनीश 1981 से 1985 तक अमेरिका में रहे। रजनीशपुरम की भव्यता और अनुयायियों की बढ़ती संख्या देख स्थानीय प्रशासन हिल गया था और उनके कान खड़े हो गए थे। तत्कालीन ओरेगॉन की रोनाल्ड रीगन सरकार के लिए यह एक खतरा था। तब सरकार ने रजनीशपुरम का दमन शुरू कर दिया। वे अपने स्वतंत्रता पर खतरा देख रजनीश के शिष्यों ने स्थानीय लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। सरकारी अधिकारियों के कत्ल की साजिश की और कानूनों का उल्लंघन किया। साल्मोनेला नामक जहरीले बैक्टीरिया पर तरह तरह के प्रयोग किए गए, जिससे 750 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। इसके बाद FBI ने रजनीशपुरम की जांच की। 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर प्रवास नियमों के उल्लंघन के तहत और नशीले पदार्थ रखने के साथ साथ 35 अन्य आरोप के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर 4 लाख अमेरिकी डॉलर की पेनाल्टी लगाई गई। साथ ही उन्हें देश छोड़ने और 5 साल तक वापस न आने की सजा हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि उनके प्रभाव से देश इतने घबरा गए थे कि 21 देशों ने उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनमें यूरोप के ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, ग्रेट ब्रिटेन मुख्य देश शामिल थे। फिर नवंबर 1985 में रजनीश अमेरिका से भारत आ गए। भारत में भी उन पर दबाव बनाया गया कि उनके सारे विदेशी अनुयायी यहां पर नहीं आ सकते। उसके बाद वे नेपाल चले गए। उन्होंने अपने नाम से भगवान शब्द हटा लिया। फिर वह 1987 में नेपाल से अपने भारत स्थित पुणे आश्रम में वापस लौट आए। वह अप्रैल 1989 तक शिष्यों को प्रवचन देते रहे। दोस्तों, ओशो का निधन भी उनकी तरह ही एक रहस्यमयी तरीके से हुआ। कहा जाता है कि अमेरिकी जेल अधिकारियों ने जेल प्रवास के दौरान उन्हें थेलियम नामक धीमा जहर दे दिया था। उन्हें रेडियोधर्मी तरंगों से लैस चटाई पर सुलाया गया, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जाते रहे। सुप्रसिद्ध लेखिका सू एपल्टन ने अपनी पुस्तक दिया अमृत पाया जहर में अमेरिका की रोनाल्ड रीगन सरकार द्वारा जहर दिए जाने का रोमांचक और वास्तविक वर्णन प्रस्तुत किया है। अमेरिका में दिए गए जहर का असर 6 माह में ही दिखाई देने लगा था, परंतु वे लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए थे। धीरे धीरे उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 19 जनवरी 1990 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी समाधि पर लिखा है, न पैदा हुए न मरे। दोस्तों, ओशो की जिंदगी जितनी रहस्यमयी थी, मौत उससे भी ज्यादा रहस्यमयी थी। नेटफ्लिक्स ने अपने डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड वाइल्ड कंट्री में ओशो के आश्रम के बारे में दिखाया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।